अरस्तु के एक और सिद्धांत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अरस्तु का राज्यों का वर्गीकरण। अरस्तु का राज्यों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आवश्यकता हो, अच्छा लगे तो अपने मित्रों को इसे शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे वो तुरंत आपको अपने यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध होंगे। तो अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण के बारे में हम बात कर रहे थे। अरस्तु ने संविधानों का या राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। उसके लिए उसने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके से अरस्तु ने अध्ययन करते हुए राज्यों के वर्गीकरण के बारे में बहुत सारे विचार दिए हैं, जो इस प्रकार से है। अरस्तु राज्य को 6 भागों में बांटता है, राज्य के परिवर्तन चक्र को स्वीकार करता है, संविधान को सामान्य और विकृत श्रेणियों में रखता है। अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण में उसका प्रथम उद्देश्य है कि शासक वर्ग का चरित्र और उद्देश्य प्रधान होना चाहिए। अरस्तु द्वारा संविधान के बारे में निम्नलिखित तत्व प्रस्तुत किए हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। संविधान, अरस्तु ने राज्य और संविधान में कोई अंतर नहीं किया, ये हमें जानना है। तो संविधानों का वर्गीकरण कह सकते हैं या राज्यों का वर्गीकरण कह सकते हैं। तो अरस्तु ने संविधान के बारे में क्या विचार दिए हैं? संविधान राज्य और उसके पदों का संगठित रूप है, जिस पे राज्य की रूपरेखा और राज्य का आकार प्रकार सुनिश्चित होता है। संविधान द्वारा राज्य तथा राज्य में निर्धारित जनता के लक्ष्यों को सुनिश्चित किया जाता है। अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण संबंधी विचार आधुनिक विचारों की तुलना में अधिक व्यापक, विस्तृत और सारगर्भित है। अरस्तु का संविधान संबंधी विचार राज्य का कानूनी रूप ही निर्धारित नहीं करता, अपितु यह संपूर्ण जीवन के उन साधनों को निश्चित करता है जिसमें जीवन के समस्त पहलुओं के स्वरूप निर्धारित होते हैं। अगला बिंदु है, संविधान द्वारा सर्वोच्च सत्ता को निश्चित किया जाता है। संविधान राज्य का सार है। संविधान राज्य, उसके पदों और उनके स्वरूपों को निर्धारित करता है। राज्य के प्रशासन का क्या स्वरूप होगा, यह संविधान द्वारा निश्चित किया जाता है। ये संविधान के बारे में महत्वपूर्ण बातें अरस्तु ने कही। अब संविधानों का वर्गीकरण हम बात करते हैं, राज्यों का वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर किया है, जिसके प्रकार है, पहला संख्या के आधार पे, दूसरा उद्देश्य के आधार पे। पहला है संख्या के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है उद्देश्यों के आधार पर। संख्या के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार से अरस्तु ने वर्गीकरण किया है। संख्या के आधार पर इसका अभिप्राय है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और उद्देश्य के आधार पर इसका अभिप्राय है कि शासन करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य सार्वजनिक हित है अथवा स्वार्थ पूर्ति है। इन दो आधारों पे शासन प्रणालियां अरस्तु ने बताई है। अब कौन कौन सी शासन प्रणालियां अरस्तु ने बताई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अरस्तु बात करता है राजतंत्र की। कौन कौन से शासन प्रणालियां हैं? पहली है राजतंत्र। एक व्यक्ति का शासन, राजतंत्र। अरस्तु ये मानता है कि राजतंत्र सर्वोत्तम और श्रेष्ठ शासन तंत्र है। सबसे बढ़िया शासन तंत्र राजतंत्र है, क्योंकि राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है और वह राजा कहलाता है। राजा का लक्ष्य प्रजा के सामान्य हितों की पूर्ति होता है। यह व्यवस्था राज्य की आदर्श व्यवस्था है। शासक अथवा राजा को सद्गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। यह शासन प्रणाली स्वाभाविक रूप का प्रतीक है। इसमें सर्वोत्तम आदर्श होते हैं। सर्वगुण संपन्न शासक दुर्लभ होते हैं। यदि मिल भी जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसका उत्तराधिकारी गुणकारी हो। प्रारंभ में राजतंत्र स्वाभाविक रूप में होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह विकृत रूप में हो जाता है। तो
निरंकुश तंत्र बन जाता है। राजतंत्र होगा, हम इस चर्चा के बाद राजतंत्र होगा और वह अपने विकृत स्वरूप में क्या हो जाएगा, निरंकुश तंत्र। राजतंत्र आगे चलकर शक्तियों के कारण या राजा की भ्रष्टता के कारण या जो भी कारण रहे निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा। अरस्तु ने राजतंत्र के कुछ प्रकार बताए हैं। स्पार्टा का राजतंत्र, बर्बर व जातीय राजतंत्र, तानाशाही अथवा निर्वाचित राजतंत्र, वीरता व राजतंत्र और संपूर्ण निरपेक्ष राजतंत्र। फिर आता है अरस्तु निरंकुश तंत्र पे। निरंकुश तंत्र का क्या अर्थ है? अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण करते हुए निरंकुश तंत्र की बात की है। उसके अनुसार निरंकुश राजतंत्र वह है जिसमें शासक जनता के हितों की उपेक्षा कर केवल अपने हित में शासन करता है। तो राजतंत्र का भ्रष्ट रूप निरंकुश तंत्र बन जाता है। अब आता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र राजतंत्र के बाद में एक पुनः अच्छा शासन स्थापित होता है निरंकुश तंत्र के बाद, जिसे कुलीन तंत्र कहते हैं। कुलीन तंत्र के बारे में अरस्तु की मान्यता है कि यह एक ऐसा शासन होता है जिसमें राज्य अथवा सरकार के जन्माधिकार ही या आर्थिक अधिक रूप में राजनीतिक सुविधाओं की अनिवार्य शर्त है, जिसमें राज्य में शासन सत्ता के अनुसार होती है, उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र है। उसके बाद आगे चल के जो कुलीन तंत्र का अच्छा स्वरूप है वो भी धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है और वो बन जाता है कुलीन तंत्र का अगला धनिक वर्ग तंत्र। धनिक वर्ग तंत्र। कुलीन तंत्र अपनी अगली अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, अच्छा शासन नहीं रहता है। उसका नाम दिया है धनिक वर्ग तंत्र। यहाँ पर फिर कुछ व्यक्ति हैं जो केवल अपने हितों में शासन करते हैं, अपने स्वार्थों के लिए शासन करते हैं। ये धनिक तंत्र कहलाता है। उसके बाद में अरस्तु जिक्र करता है प्रजातंत्र का। पांचवा प्रकार प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जहां बहुत सारे व्यक्तियों का शासन राज्य के हित में, देश के हित में, स्वार्थों से ऊपर उठकर जनता के हित में जब राज्य कार्य किया जाता है तो वो प्रजातंत्र कहलाता है। और प्रजातंत्र अच्छा प्रकार है शासन का। हालांकि अरस्तु ने उसका स्थान यहाँ दिया है, किंतु अरस्तु का मानना है कि प्रजातंत्र तो उचित तरीका है शासन का, किंतु आगे चल के जब इसमें भी भ्रष्टाचार हो जाएगा तो यह किसमें बदल जाएगा? भीड़ तंत्र में। छठा है भीड़ तंत्र। और भीड़ तंत्र प्रजातंत्र का पुनः निकृष्ट रूप है, जहां पे भ्रष्टाचार, लूट खसोट और अन्य असमानताएं जितनी भी सत्ता की बुराइयां हैं वो लगातार देखने को मिलती है। अरस्तु के अनुसार ये संविधान तंत्र या संविधानों का वर्गीकरण का तंत्र लगातार चलता है। पहले अच्छा राजतंत्र है, एक व्यक्ति का अच्छा शासन, धीरे धीरे आगे चल के वो निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा। कुछ व्यक्ति उसके खिलाफ बगावत करेंगे, एक अच्छे शासन की स्थापना करेंगे जिसे कुलीन तंत्र कहेंगे। आगे चल के यह भी भ्रष्ट हो जाएंगे, खराब शासन हो जाएगा, उसे धनिक वर्ग तंत्र कहा है। धनिक वर्ग तंत्र के खिलाफ बहुत सारे लोग मिलकर आंदोलन करेंगे, प्रजातंत्र की स्थापना होगी और इस प्रकार लोकतंत्र या प्रजातंत्र अच्छा शासन स्थिति में आएगा। धीरे धीरे भ्रष्टाचार और दूसरे दुष्प्रभावों से यहाँ पर भी सत्ता में अराजकता उत्पन्न होगी, जिसे भीड़ तंत्र कहा गया है। और इस भीड़ तंत्र के बाद जब वर्षों तक इस प्रकार अराजकता और अत्याचार रहेगा, फिर पुनः एक व्यक्ति क्रांति बगावत करके जनता से विश्वास लेकर फिर एक राज्य की स्थापना करेगा जो राजतंत्र होगा, और यह चक्र शासन का लगातार चलता रहेगा। अरस्तु ये मानते हैं। तो अरस्तु ने इसे राज्यों का वर्गीकरण इस तरह से किया है। वर्गीकरण के कुछ आधार दिए हैं अरस्तु ने: आर्थिक आधार, विशिष्ट गुणवत्ता का आधार और निर्वाचन का आधार। भाई राज्य का वर्गीकरण इन आधारों पे किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अरस्तु के
वर्गीकरण के सिद्धांत की आलोचना। भले ही अरस्तु ने तार्किक और यथार्थवादी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण प्रस्तुत किया, पर उसकी कुछ कमियां हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है अप्रासंगिकता। अरस्तु के राज्यों का वर्गीकरण वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं होता। यह वर्तमान समय में महत्वहीन है। एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में राज्यों के अनेक रूप पाए जाते हैं। संविधान का वर्गीकरण प्राचीन यूनान में ही संभव था, अभी वर्तमान में अप्रासंगिक है। दूसरा है राज्य और सरकार के अंतर पर अस्पष्टता। अरस्तु वर्गीकरण संविधान का कर रहा है, सरकार का कर रहा है या राज्य का कर रहा है? यहाँ पे अरस्तु अस्पष्ट है, वो राज्य और सरकार को एक मान लेता जबकि वो एक नहीं है। मौलिकता का अभाव। अरस्तु ने प्रजातंत्र और भीड़तंत्र की जो व्याख्या की है वह उसने अपने गुरु प्लेटो के संवैधानिक प्रजातंत्र से प्राप्त की है। अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण में प्लेटो की चीजें यूं क्यों नजर आती है? प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं। अरस्तु लोकतंत्र, जिसे वर्तमान में सबसे अधिक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना जाता है, उसको अच्छा स्थान नहीं देता। 5वें नंबर पे जाके उसने अरस्तु ने प्रजातंत्र को रखा है। तो लोकतंत्र का महत्व अरस्तु नहीं समझ पाया। अवैज्ञानिक संख्यात्मक वर्गीकरण। अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया, यह शासकों की संख्या पर आधारित है। मात्रा प्रधान हो गया है। सत्य की तुलना में उसने गणना को महत्वपूर्ण मान लिया है। संख्या से कुछ नहीं होता है, संख्या कितनी भी हो, शासन के प्रकार अच्छे और बुरे दो प्रकार हो सकते हैं। परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण और काल्पनिक है। अरस्तु ये मानता है कि ये परिवर्तन चक्र हमेशा चलेगा, किंतु त्रुटिपूर्ण है, काल्पनिक है। लोकतंत्र के बाद काफी समय बाद भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिल रही है कि जिन देशों में बहुत सारे वर्षों से लोकतंत्र है वहां पे इस प्रकार से कोई अराजकता हुई हो और वहां पे पुनः राजतंत्र स्थापित हुआ हो, ये व्यवस्था व्यवहार में देखने में नहीं मिलती। तो परिवर्तन चक्र को हम त्रुटिपूर्ण मान सकते हैं। फिर भी अरस्तु के वर्गीकरण का महत्व इस बात में है कि उसने वैज्ञानिक सही तरीके से ऐतिहासिक रीति से अध्ययन करते हुए इस प्रकार का तार्किक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।